एक आईटी में जॉब करने वाला लड़का ईश्वर, उसके पास बहुत शानदार फ्लैट है जयपुर में 3 BHK। अब एक दिन क्या होता है, उसकी फ्रेंड उसके पास आती है स्नेहा और उसको कहती है कि मेरे को ये फ्लैट रेंट के ऊपर चाहिए। अब ईश्वर सोचता है मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, वहां पे जॉब करूंगा बढ़िया, तो यहाँ से बढ़िया मेरा जो फ्लैट है इससे मेरे को रेंट आता रहेगा। वो स्नेहा के साथ रेंट एग्रीमेंट कर लेता है, उसको अपना फ्लैट पकड़ा है तो खुद दिल्ली चला जाता है। एक टाइम बाद दिल्ली में उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, वो जयपुर वापस आता है और स्नेहा को बोलता है कि आपने जो मेरा फ्लैट रेंट के ऊपर लिया आपको खाली कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आना है, अब आप कोई और फ्लैट ढूंढ लीजिए। स्नेहा बोलती है मैं आपको ये फ्लैट कैसे दूं, ये फ्लैट तो मैंने आपसे रेंट पे लिया है, रेंट एग्रीमेंट हुआ है और पोजीशन इसका मेरे पास है। अब जब तक 11 महीने या 2-3 साल का जो एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं हो जाता और मेरे को दूसरा फ्लैट नहीं मिलता प्रॉपर, तो मैं आपको इस पे कैसे दे सकती हूँ। और ईश्वर को याद आता है कि मैंने तो उसको मेरे पोजीशन के सारे राइट्स दे दिए रेंट एग्रीमेंट के चलते, और अब मैं इस फ्लैट को प्रॉपर्टी को खाली कैसे करवाऊं। समझ गए, यहीं पे काम आता है लीव एंड लीज एग्रीमेंट का। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। रेंट एग्रीमेंट के अंदर आप सामने वाले को टेनेंसी राइट्स दे देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में पोजीशन मिल जाता है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, मेरे पास वो होल्ड के अंदर है, तो मैं मुझे उस पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कराने के 5 कंडीशन होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाई तो प्रॉपर्टी खाली नहीं हो पाती। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि सामने वाले को एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी जो जमाई हुई है वो सिर्फ यूज करने का दे रहे हो, टेनेंसी राइट्स उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होते, तो टेनेंसी लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पीजी समझ लो, आप पीजी में क्या है, एक बेड देते हो, खाना पीना देते हो और फैसिलिटी दे देते हो, बट जब आप किसी को फ्लैट देते हो तो वहां पे आप रेंट एग्रीमेंट कर लेते हो और उसको टेनेंसी के सारे पोजीशन एंड राइट्स दे देते हो। तो वहां पे 5-6 कंडीशंस होती है, या तो वो रेंट ना दे या फिर इनलीगल एक्टिविटी यूज करें। ऐसे 5-6 कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप उनको नहीं निकाल पाते हो। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आप लोगों के लिए फ्यूचर के अंदर। बट लीव एंड लाइसेंस के अंदर क्या है, आपने एग्रीमेंट कर लिया 3 साल का और उसके अंदर एक क्लॉज भी डाल दिया कि अगर 3 साल से पहले आप दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअली या फिर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी अब आपको वापस चाहिए, तो उसके अंदर ही क्लॉज डल जाता है कि 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज का नोटिस पीरियड देके आप वापस ले सकते हो। समझ गए इस चीज को। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर सिंपल सी चीजें होती हैं कि भैया देखा जाता है कि 3 साल का एग्रीमेंट है। अब ये चीज का ध्यान रखना कि एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे सारी चीज चलेंगी। रेंट प्रॉपर्टी के टाइम पे क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है, किसी और को बेच सकता है, ठीक है, वो रेंट पे नहीं कर रहा है, 5-6 कंडीशंस होती है। बट यहाँ पे क्या है, ये एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है, इस चीज का ध्यान रखना। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, इसमें दोनों पार्टीज के नाम होते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है डिटेल्स है वो सब होता है, प्लस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 11 महीने का है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का है। अब काफी सारे लोग सोच लेते 11 महीने का होगा तो रेंट एग्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको लाइसेंस बता रहा हूँ, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, ये भी 11 महीने का हो सकता है, 5 महीने का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। बट वापस डिफरेंस समझिए, वहां पे आप किसी के जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, अपने उसके अंदर बुला रहे हो कि भैया देखो इस प्रॉपर्टी में आप रहो थोड़े टाइम, जितना भी टाइम एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है ये अमाउंट मैं आपसे लूंगा। हाँ, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज जब भी लगेगा मैं आपको एडवांस नोटिस दूंगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। यहाँ पे सारी चीजें एग्रीमेंट के तहत चलेंगी, ना कि टेनेंसी लॉ के हिसाब से। इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको नोटिस दे सकता हूँ और आपको फिर वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी और दूसरी प्रॉपर्टी को लुकआउट करना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट में टेनेंसी राइट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कि भैया अगर रेंट टाइम पे नहीं आ रहा तो आप नोटिस देके 30 डेज में खाली करवा सकते हो। अगर प्रॉपर्टी में डैमेज हो रहा है या फिर प्रॉपर्टी में ट्रेसपास हो रहा है या इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपने मना करा था कि शराब, अल्कोहल, नॉनवेज ये सब अलाउड नहीं है, वो बंदा लेकर आ रहा है तो आप खाली करा सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस इन डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टेनेंसी लॉ नहीं चलेगा। यहाँ पे फिर जो एग्रीमेंट है उसके तहत सारी टर्म्स एंड कंडीशन चलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। काफी सारे लोग पूछते हैं सर स्टैंप एक्ट में स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हर स्टेट के हिसाब से डिफरेंट होगी, तो जो आपका स्टेट है कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसके स्टेट के हिसाब से कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर कर देंगे। इतना आपको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 पार्टीज बनेंगी एग्रीमेंट के अंदर, लाइसेंसर और लाइसेंसी। एक लाइसेंसर जो होगा प्रॉपर्टी का ओनर होगा जो परमिशन देगा, लाइसेंसी जो प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा वहां पे रहेगा, खाएगा पिएगा। अब इसके अंदर ऊपर पार्टी की डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, नीचे प्रॉपर होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिटेल्स, नाम सब कुछ प्रॉपर होनी चाहिए। और कोशिश करो जब भी प्रॉपर्टी रेंट पे दो सामने वाले से स्टैम्प पेपर खरीदवाओ, ताकि उसके पीछे आ जाए रेंट के लिए स्टैम्प को परचेज कर रहा है। प्लस उन सारे डॉक्यूमेंट्स की हमेशा आपको नोटरी भी करवानी है, इस चीज का ध्यान रखना। सील थप्पे पूरे होने चाहिए हर पेज के ऊपर, तभी वो वैलिड होता है। क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या होता है, अगला वाला मना कर देता, मैंने तो स्टैम्प पेपर दिया नहीं या मैंने साइन किए नहीं। काफी सारे लोग साइन करने के बाद आज के टाइम में
पलट भी जाते हैं। तो आप प्रॉपर उन डॉक्यूमेंट्स को नोटरी कराओ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। ये काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं, जिसके चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो पार्टी की डिटेल्स आ जाएंगी, प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंप्लीट एड्रेस, फ्लोर, एरिया, फ्लैट, पार्किंग डिटेल्स, फर्निश आइटम्स, फोटो भी लगा दो कि ये फ्लैट की एक्चुअल कंडीशन है, फोटोज है, और आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो जाएगी। लाइसेंस का पीरियड डाल देना, 11 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और लाइसेंस फी मंथली कितनी है? 30,000 पर मंथ, हर महीने की 4 तारीख को आनी चाहिए। डिले होगा तो 5% का ब्याज लगेगा, और अगर टाइम पे नहीं आता, 1-2 महीने की स्किप होता है, तो फिर आप नोटिस देके 30 डेज में खाली करने के लिए बोल सकते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिखवा लो उसके अंदर कि 90,000, जैसे 30,000 पर मंथ है, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ 3 टाइम्स कर लो उसको, 90,000 रुपीज हो गया। अगर 30,000 पर मंथ है तो 90,000 का नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहेगा, कि अगर मालूम पड़ा वो पहले दिन आया, 10 दिन बाद ही बोल रहा कि मेरे को नहीं जमा, तो भाई 90 डेज का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। मेंटेनेंस का भी पहले ही क्लियर कर लेना कि ओनर करवाएगा, लाइसेंसी करवाएगा। सोसाइटी में जो खर्चा होता है, पार्क का, स्विमिंग पूल का, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, तो क्लियरली एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर देना। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल को मेंशन कर देना, क्योंकि देखो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे जो आफ्टर कंजम्पशन आते हैं, मतलब इस महीने बंदा रह के चला गया, अब लेट सपोज 11 महीने का था, वो 11वें महीने बाद एग्जिट कर गया, 12वें महीने आपके पास बिल आ रहा है, तो वो भी उसको क्लियर करेगा जब तक वो पोजीशन के होल्ड में था। इस चीज का ध्यान रखना। और आपने एसी लगा रखा, सब कुछ लगा रखा, तो सारी मेंटेनेंस उसकी जिम्मेदारी है, वो भी अच्छे से लिख देना। एसी, फैन, पंखा, जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, लॉक इन पीरियड कितना है, हैंड ओवर के टाइम पे क्या क्या फ्लैट में आइटम थे, प्रॉपर्टी में आइटम थे जो आपने साथ में उसको दिए, डिस्प्यूट के टाइम पे ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीजें अच्छे से उसके अंदर मेंशन कर देना। नहीं करोगे ज्यूरिडिक्शन, आर्बिट्रेशन, तो फिर वो लोकेशन वाला पॉइंट आपका वही ज्यूरिडिक्शन बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और मैं वापस कह रहा हूँ, हर 11 महीने का एग्रीमेंट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं होता, दोनों के टर्म्स के हिसाब से देखा जाता है। रेंट एग्रीमेंट अलग है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखना। टाइटल अलग हो सकता है नीचे, और कंडीशंस अलग हो सकती है, तो उससे ऐसा नहीं कि मैंने कंडीशन रेंट एग्रीमेंट की डाल रहा हूँ और ऊपर टाइटल लीव एंड लाइसेंस का रख रहा हूँ, उससे एग्रीमेंट सही नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो टाइटल है उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन भी देखी जाती है। जैसे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कब करना बेटर होता है? जब भैया मेरे को डाउट है कि मैंने एक ही फ्लैट में या मल्टीपल जो मेरी बिल्डिंग्स हैं उन्हें 15-20 लोग, 50 फैमिलीज को दे रखा है, मुझे डाउट है कि किसी टाइम ये जाएंगे नहीं, या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या अनमैरिड कपल्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं, या सिंगल आदमी है, तो उस टाइप पे आपके लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बेटर है। स्टैम्प ड्यूटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हर स्टेट में ये डिफरेंट होता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट मेंशन कर देना, प्लस ये भी मेंशन कर देना कि आपको किस स्टेट के लिए जानना है, रेंट एग्रीमेंट के लिए जानना है या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए जानना है, तो हम प्रॉपर्ली उस पर अप्लाई कर देंगे बैठ के। सो फ्रेंड, ये था लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में कि हाँ, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको डाउट है सामने वाले के ऊपर कि वो अननेसेसरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करेगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो लीव एंड लाइसेंस आप उससे साइन करवा सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, फोटो, सब कुछ साथ में अटैच कर देना कि हमने एसी, फैन, लाइट, जो भी आप फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हो बहुत अच्छी कंडीशन में प्रोवाइड किया था। बट हाँ, कोई बैंक का जनरली एम्प्लॉई है तो वो ऐसे नहीं करते। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ट्रांसफर होकर आते हैं दूसरे स्टेट्स में, सिटी में, जहाँ उनको परमानेंटली रहना नहीं होता, रुकना नहीं होता है, खुद एक सिटी में उनका फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिंगल लोग हो गए, अनमैरिड कपल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे लोग हो गए जो उसी सिटी में बसना चाहते हैं, फिर लेटर ऑन वो सस्ते रेट में कब्जा कर लेते हैं और छोड़ते नहीं है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन्हीं कंडीशन में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसी ऐसी नई वीडियो काम की इन्फॉर्मेटिव लेकर आए, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।